नागपुर जिला में मौदा तहसील गांव में धनाला यहाँ पर अनुसूचित जाति के बौद्ध युवक की निर्घुण हत्या की गई। ये हत्या की केस है, फिर भी पुलिस प्रशासन ने 302 की एफआईआर दर्ज नहीं कराई और पुलिस प्रशासन ठीक तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहा है। समता सैनिक दल और आवाज इंडिया टीवी की टीम धनाला में गई, स्पॉट एनालिसिस किया और ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये घटना क्या है। ये घटना बहुत ही संगीन है और इस युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में इसके शव को नदी के पात्र में फेंका गया और पुलिस प्रशासन द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यह हत्या नहीं, यह आत्महत्या है। लेकिन स्पॉट पे धनौला गांव में आवाज इंडिया टीवी की टीम गई और ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम मौदा पुलिस स्टेशन, ग्रामीण पुलिस स्टेशन है, उसके प्रांगण में खड़े हैं। मौदा पुलिस स्टेशन ये महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर से महज 40 से 45 किलोमीटर है। यह एक बड़ी घटना घटी है, वो एट्रोसिटी की घटना है जिसमें हत्या की गई है। एक आदमी जिसका नाम कैलाश वाकड़े है, उसे मारा गया, उसकी गाड़ी तोड़ी गई, फिर उसको नदी में फेंक दिया गया। और इतना बड़ा प्रकरण होने के बावजूद भी मौदा पुलिस स्टेशन में उसका परिवार आता है तो उसकी एफआईआर नहीं ली जाती, परिवार को सुना नहीं जाता और फिर सुना जाता है तो पंचनामा नहीं दिया जाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती और आरोपी जो है उसको बचाने की कोशिश यहाँ की पुलिस प्रशासन पूरी तरह कर रही है। घटना के इतने दिनों के बाद भी केवल 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। हम जब यहाँ आए, पीआई से फ़ोन से बात हुई, वो आने वाले थे लेकिन 2 घंटे से भी ज़्यादा हुए किसी भी तरह की बात करने के लिए यहाँ के जो पीआई है वो नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है वो नहीं जानते, लेकिन जैसा हम सोचते हैं उतना सीधा ये केस नहीं लगता क्योंकि जो मृतक है उसकी गाड़ी तोड़ी गई, उसके परिवार वालों को धमकियाँ दी गई। परिवार वालों को धमकियाँ देने के बाद जब वो घर में नहीं मिला, उसे ढूंढा गया और उसे मारकर नदी में फेंक दिया गया। ये तो सीधा सीधा हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 302 की धारा के तहत ये केस रजिस्टर्ड नहीं किया है। इस पूरी घटनाक्रम में जो मृतक है कैलाश, उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनके बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ है जिनकी हत्या की गई, उनकी पत्नी है, माँ है और गांव के कुछ लोग हैं, भाई है और रिश्तेदार यहाँ है। न्याय की प्रक्रिया जो है कितनी ढीली हो सकती है। जिस महाराष्ट्र को हम फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहते हैं, उस महाराष्ट्र के इस पुलिस प्रशासन का ये जो कारनामा है कि हत्या को एक्सीडेंट घोषित करना या पंचनामा नहीं देना या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देना, पहले तो एफआईआर दर्ज करने के लिए आनाकानी हुई और इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रहा है, कोई भी आम आदमी अगर देखेगा उस इन्वेस्टिगेशन को तो समझ जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में ही कुछ प्रॉब्लम है। आरोपियों को बचाने की बहुत कोशिश हो रही है। कोशिश करते हैं, उनके परिवार वालों से बात करते हैं। कब की घटना है ये? 7 तारीख की। 7 तारीख को क्या हुआ था उस दिन, क्या घटनाक्रम था? वो उस दिन सुबह 10 बजे, सकाळी 10 वाजता ते आले घरी ना, बाईकनी घरी आले तर मग ते घरी आलेच नाही। मग आले दुपारी घरी तर ते गाडी घेऊन गेले, घरी काही सांगितलं नाही। त्यांनी म्हणलं का ऑर्डर आहे, म्हणलं गाडी घेऊन निघाले बाहेर, चौकामध्ये आले, त्यांच्या हाताने काही कट लागले म्हणते, एका मुलाला ते जाणून नाही लागले म्हणलं, त्यांनी असं तो सहजच त्याच्या गाडीच्या समोर आला असं सांगितलं ना। मग तिथून गाडी घेऊन निघाले तर त्यांनी मारलं तिथं चौकामध्ये वगैरे। तिथं मग तिथून निघाले तर त्यांनी म्हणजे आरोपी नाव राजेंद्र राजगिरे वगैरे त्याच्या प्रणय हा घेऊन आमच्या घरी आला आणि म्हणते तुझ्या कैलास मायरा धेड्या म्हणते कुठे गेला, त्याचे आजच्या आज खतम करतो, त्याचे खांड करतो म्हणते, त्याच्या सकुलीची तयारी करून ठेवा म्हणला। आणि म्हणलं का झाला तर का म्हणते ठोस मारलं। म्हणलं आमच्या घरून काड्या घेऊन आम्हाला दोघी सासूसून आले, दरवाजात उभे असलेल्या हटवला बाजूला आणि आमच्या घरात सरसर काड्या घेऊन घरात घुसले आणि असं म्हणून आम्हाला धमकी देऊन सोनेरी बाहेर निघाले ना। माझा पूर्ण संशय त्यांच्यावरच आहे का त्यांनीच माझ्या नवऱ्याला मारून सोनेरी नदीत फेकले। जब वो घर में आए कितने लोग थे? हम दोनों। किती लोग थे? किती लोक आले होते घरी? 3 जण आले होते। राजेंद्र राजगिरे, त्याचा पोरगा आणि हर्षद बावणे हे आले होते। त्यानं म्हणला का कैलास वाकडे कोठे गेला, आता पाहू लागले, घरात गेले तुम्ही लोकांना लपवून ठेवला म्हणे। आम्ही म्हणलं लपवून कायसाठी ठेवून, असेच निघले का म्हणलं आम्हाला
कैलास वाकड्याचे खांड खांड करतो, चिपुरे चिपुरे करतो आणि सकोली बांधून ठेवून द्या असे त्यानं म्हणला. घराकडे निघले. तर आम्ही मग त्याच्या मागे मागे पाहिलो तर त्या गाडी जेवढं ते मारत होते त्याला तोडफोड करत होती गाडीची पूर्ण. आम्ही पोचलो तर ते दिसलेच नाही आम्हाला. आम्हाला वाटलं का यानं मारूनच फेकला असतील असं वाटलं. तर ते काही लोक म्हणत का हा कुदला, पण आम्हाला माझे पूर्ण संशय त्यांच्यावरच आहे का त्यानं असं म्हणल्यावरही ते असे बोलून राहिले. म्हणून आम्हाला असं वाटतं त्यांच्या पूर्ण परिवाराचा पूर्ण संशय आमचा त्याच्यावरच आहे का त्याईनंच पूर्ण गलती करून आमच्याकडे पहिले असं वाटत आहे का त्याईनं पहिले मारलं नंतरच ते आमच्या घराकडे अशी धमकी द्यायला आले. तो इस तरह से घटनाक्रम है. परिवार वालों का आरोप है कि मृतक जो है उसको पहले मारा गया, फिर वो घर में आए और उसकी गाड़ी फोड़ी गई और पूरा तरह से जो है ये हत्या का केस है, एट्रोसिटी का केस है. मगर फिर भी पुलिस प्रशासन ने 302 के धारा के तहत ये मामला दर्ज नहीं किया है. इसका क्या कारण है, ये एक सोचने वाली बात है. तुम्ही एफआयआर का नाही नोंदवली? 4 दिवस का थांबले तुम्ही एफआयआर नोंदवण्यासाठी? काय कारण होतं मला सांगा. नाही ज्या दिवशी घटना घडली त्याच्या संध्याकाळी ही लोक जेव्हा रिपोर्ट नोंदवायला आली तर तुम्ही 7 तारखेला पहिले 7 वाजता ते आले, त्यांना वापस पाठवलं आणि 8 वाजता त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या ते वारंवार सांगतात. ठीक आहे. ज्या आरोपींचं ते नाव घेत आहेत थांबा ना, ऐका ना, मी तर खूप वेळपासून उभा आहे. ज्या आरोपींचं ते नाव घेत आहेत ते आरोपींचं नाव समाविष्ट करा. त्यांच्या बयानात काय हे करायचं ते बघा काय करता येईल. ठीक आहे. आणि इन्व्हेस्टिगेशन त्या दिशेने करा ज्या दिशेने करायला पाहिजे. ज्या आरोपीचं नाव आहे तो अटक झाला पाहिजे. 302चा गुन्हा लागला पाहिजे. 302चा गुन्हा लागला पाहिजे. त्याची बॉडी सापडली, सगळं सापडलं. बॉडी सापडली नसती तर ठीक आहे, जेव्हा सापडेल तेव्हा पाहू म्हटलं असतं. बॉडी सापडली. आम्ही बॉडीचे व्हिडिओ पाहिले, बॉडीचे फोटो पाहिले. सगळं मी आज CM साहेबांना सगळ्यांना टॅग करणार हा व्हिडिओ. हे सगळं टॅग होणार आहे. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला परत ते सांगतो की तो तपासी अधिकाऱ्याचा अधिकार माझा नाही आहे. मी तुम्हाला सांगू ॲट्रॉसिटीचा DYSP करतात तुम्ही. DYSP साहेबांना मी तर सर तुम्हाला 3 दिवस मिळाले होते सर. 7 ते 10 आपण काय केलं सांग? काहीच नाही आहे सर. 3 दिवस इन्व्हेस्टिगेशन. तुमचा इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्टात उभा झाला ना 2 मिनिटात बेल होते आरोपींना. कारण की मी मोठ्या मोठ्या केसेस लढतो, मला माहिती आहे सर. तुम्ही विचार करा. हा ठीक आहे, हे लोक 3 दिवसानंतर आले एफआयआर द्यायला. तुम्ही त्या दिवशी केली एफआयआर, मी समजू शकतो. हे त्याच दिवशी आले ज्या दिवशी घटना घडली. जेव्हा सत्य सांगितलं तेव्हा आता ती सुनावणी नाही त्याच्या घरी कोणत्या त्याच्या कार्यक्रम सर म्हणजे कार्यक्रम एक्झेम्पशन होतो का सर? गुन्ह्यात मला सांगा सर, गुन्ह्यात एक्झेम्पशन गुन्ह्यात अशी प्रोव्हिजन आहे का त्याच्या घरी आरोपीच्या घरी कार्यक्रम आहे तर आज गुन्हा दाखल नाही करायचा? बेल मिळाली असती त्यांना. सांगितलं जे कायद्याच्या अडचणी आहेत त्या सांगितल्या आणि कायदा काय काम करेल, इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोण आहे तुम्हाला सांगितलं आहे मी. तुम्हाला जर वाटत असेल असं काही तर तुम्ही पहिल्यांदा रिपोर्ट द्यायला तर पहिल्यांदा आमची रिपोर्ट घेतलीच नाही. दुपारी आम्ही दुसऱ्यांदा 8 वाजता रिपोर्ट द्यायला तोपर्यंत आमची रिपोर्ट त्यांच्यानंतर घेतली. अगोदर त्यांची रिपोर्ट होऊन गेली होती. आम्ही त्याला शोधत होतो आपल्या घरच्या व्यक्तीला, पण आम्हाला ते नाही मिळालं कारण आम्ही इथं पहिल्यांदा आलो. 6 वाजता आलो तर आमची रिपोर्ट काही घेतली नाही. दुसऱ्यांदा आलो तर दुसऱ्यांदा आमची रिपोर्ट 8 वाजताच्या 9 वाजताच्या दरम्यानमध्ये घेतली. पण आम्हाला असं वाटतं का तो 3 वाजतापासून जर नदीमध्ये पडला असता तर त्याच्या शरीरामध्ये पाणी घुसलं असता किंवा फुलला असता. तसं काही कारण नाही आहे. जसा होता जसंच निघाला तो. बस आम्हाला काही नाही, आम्हाला फक्त न्याय पाहिजे. याच्यावर तर आम्हाला काही नाही पाहिजे. आम्हाला न्याय मिळवून द्या. कारण की आज आम्ही असं नाही करून तर उद्या पुन्हा हे आमच्यावर ओरडतील, पुन्हा आमच्या असं करतील. ते वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्याकडून इथले पुरावे जमा झाले आहेत का जेणेकरून आमच्यापर्यंत पुरावे कोणीच जमा नाही झाले. कारण की ते पैसे देऊन त्यांनी पुरावे खरीदले आहेत. आमच्याकडे पैसे नाही, आम्ही कोणाला खरीदून नाही. आम्ही फक्त सच्चे नाही करून राहिलो. आम्ही एक सच्ची गोष्ट आहे आम्ही त्याच्या करून राहिलो. गरीबाच्या आम्हाला हे न्याय मिळवून द्या. बस आमची एवढीच मागणी, आम्हाला दुसरी काही मागणी नसेल. न्याय मिळालाच पाहिजे. कैलास वाकडे यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. आप जब पुलिस स्टेशन आए, FIR करने के लिए आए तो ये कहा गया कि FIR नहीं ली गई. क्या कारण था FIR नहीं ली गई? मालूम नहीं सर. आपको पंचनामा दिया गया इस केस का? पंचनामा दिया. कितने दिनों बाद? वो 7 तारखेला 13 तारखेला घेतला भया ना. मग
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नाही ये वाले आहे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अजूनपर्यंत आलेली नाही असे सांगत जातात. आम्ही 2 दिवसाआड 1 दिवसाआड फोन करत आहोत त्यांना, पण ते म्हणतात का आम्हाला याचीच आहे असे. आपने जब बॉडी देखी, मृतक की बॉडी देखी, उस पे कुछ घाव थे, कुछ जख्म थे? जख्म थे उनके छाती पे, ये पैर पे, ये नाक पे ब्लड निकल रहा था नाक से, सब देख रहे थे हम. जब बॉडी भी बाहर निकली थी ना तो ब्लड निकल रहा था उसका. और शरीर में भी काले दाग थे, छाती पे भी, पैर को लगा था, हाथ को लगा था, एक माथे पे भी आया था. डोक्याला अशी एक नाही का मोठीवाली 1 इंचीची गुंबडी आली होती आणि साईडला अशी खडूच होती, एक पांढरासा मांस दिसत होता आणि छाताला असा एवढा मोठा काळा डाग आणि डाव्या छाताला नाही काय असा घसाटा होता आणि टोंगऱ्याच्या खाली 3 इंची असा पूर्ण हड्डीसारखा पांढरा पांढरा हड्डीचा पूर्ण मांस दिसत होता, पांढरा मांस. आणि जेव्हा आम्ही नदीतून काढलो, म्हणजे लोकांना काढला, असा नदीच्या काठावर ठेवला, तर त्याच्या येथून नाकामधून असा रक्त वाहत होता. इस केस में जो कानूनी भागदौड़ संभाले हैं एडवोकेट आकाश मून जी, इनसे भी हम बातचीत करते हैं. ये पूरा केस तो बनाया हुआ लग रहा है कि आरोपियों को बचाया जा रहा है. ये कहा जा रहा है कि नदी में उसकी लाश मिली और परिवार वाले कहते हैं कि उसको पहले मारा गया, उसकी गाड़ी फोड़ी गई, घर वालों के साथ भी गाली गलौज हुई, जातिवादी गाली दी गई, उसको मारने की धमकी दी गई. इतना सारा घटनाक्रम होने के बावजूद भी 302 के कलम नहीं लगती है. इस तरह से आरोपियों को बचाया जा रहा. आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि जिस दिन ये घटना हुई, वो घटना होने के बाद शाम को जब जो मृतक थे उनकी पत्नी जब पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाने के बाद पहले तो उनकी कंप्लेंट ही नहीं ली गई. कंप्लेंट 8 बजे उनका सिर्फ बयान जो है वो बयान जो है दर्ज किया गया और बयान दर्ज करने के बाद 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई. और जब एफआईआर दर्ज की गई उस दिन तक ये साबित हो चुका था कि कहीं ना कहीं इनके साथ मारपीट हुई है, मृतक के साथ उनके गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया है और उनको मारने के बाद जो जिस तरीके से गांव के लोग बता रहे हैं कि उनको मारने के बाद जो है नदी में फेंका गया होगा. इस तरीके की क्रोनोलॉजी होने के बाद भी 10 तारीख को जब एफआईआर लॉन्च हुआ, 4 दिन घटना के होने के बाद, तब सिर्फ एफआईआर में 354 कलम डाली गई, 504 और 506 और एट्रोसिटी की कुछ कलमें डाली गई. बस इतना ही उन्होंने किया. इसमें जिस व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है वो है राजेंद्र राजगीर है. उस व्यक्ति को अभी तक पुलिस ने ना आरोपी बनाया, ना उसके खिलाफ कोई नोटिस इशू किया, ना उसको इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए उन्होंने बुलाया. तो इससे एक बात तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं कुछ पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है. सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे कि जो इंक्वेस्ट पंचनामा हुआ उसमें जिस तरीके से मृतक के शरीर पे जो घाव दिख रहे हैं, वर्ण दिख रहे हैं, सूजा हुआ जो पार्ट दिख रहा है, सर के ऊपर कुछ जो सूजा हुआ जो पार्ट दिख रहा है, उन सारी चीज़ों का कहीं पे भी उल्लेख नहीं दिखाई देता. दूसरी चीज़, पुलिस वाले बार बार बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 2-2 महीने लगते हैं. ये पहला पुलिस स्टेशन है दुनिया का जो मैं देख रहा हूँ कि जो बोलता है कि 2 महीने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लगते हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर तैयार हो जानी चाहिए और पुलिस स्टेशन में आनी चाहिए. मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ जो है कि ये सुसाइडल डेथ नहीं है, ये होमिसाइडल डेथ है, यानी ये आत्महत्या का केस ना होके ये हत्या का केस है. इस बारे में उसमें कुछ फाइंडिंग आई होगी, कुछ शोध आया होंगे. उसी शोध को छुपाने के लिए मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जो पुलिस स्टेशन के मार्फत हमें दी नहीं जा रही है. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से और यहाँ के जो प्रभारी इंचार्ज है पुलिस स्टेशन ऑफिसर, उनसे मेरी बात हुई. उन्होंने भी इस घटना पे उनको मैंने 2 प्रश्न पूछे कि आपने एफआईआर 4 दिन बाद क्यों लॉन्च की, क्या कारण था. चलो आपने 4 दिन बाद एफआईआर लॉन्च की, आपने एफआईआर में जो आरोप जो पीड़िता के अपने मृतक के पत्नी ने जो आपको बताया कि मृतक को मारा गया है, मृतक को नदी में मार के फेंका गया है, इस बात का उल्लेख नहीं है.
जो मेन आरोपी जिसने सबसे पहले उनको धमकी दी उस आरोपी का एफआईआर में उल्लेख नहीं है, और वो कहती है, पीड़ित कहती है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी तो आपने एफआईआर में क्यों नहीं डाली। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी जो है वाजिब हमें जवाब दिया नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं आरोपियों के खिलाफ जो एविडेंसेस आ सकते हैं वो एविडेंसेस कैसे ना आए इसकी कोशिश भी हमें दिख रही है। मैं पुलिस प्रशासन से सिर्फ इतनी ही आशा करता हूँ कि वो इस केस का जो है पूरे पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ जो है इस केस के बारे में वो जो है तपास करें। अगर वो इन्वेस्टिगेशन उस तरीके का नहीं करते हैं तो फिर हमें जो है जो आंदोलनात्मक और जो हमारे जो कायदे से जो हमें जो करना है वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। और इस परिवार के पीछे समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि मजबूती के साथ खड़ा है। और उसी के साथ आपको और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जब तक जो ये सिर्फ राजेंद्र राजगिरे इसको आरोपी नहीं बनाया, लेकिन उसी के साथ बहुत सारे लोगों का भी नाम जो है गांव के लोगों ने बताया है कि जो इस असॉल्ट में मृतक को मारने में वो लोग शामिल थे, उन लोगों को भी अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है। इन सारी बातों का जो है खुलासा ना करने का कारण सिर्फ हमें पुलिस प्रशासन ही बता सकता है। यहाँ के एसीपी जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और यहाँ के पुलिस स्टेशन ऑफिसर यही हमें बता सकता है। कैलाश वाकळे यांना न्याय मिळालाच पाहिजे, कैलाश वाकळे यांना न्याय मिळालाच पाहिजे। पूरा मामला संगीन है। इस मामले को एडवोकेट स्मिता कामले भी देख रही है, सामाजिक स्तर पर लड़ाई भी लड़ रही है। ये बड़ा संगीन मामला है। एफआईआर 4 दिनों के बाद लॉन्च की जाती है, पंचनामा लेट होता है, अभी तक उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आया। आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है। गांव वाले जितने लोगों का नाम लेते हैं उनमें से सिर्फ 3 लोगों का नाम रजिस्टर होता है एफआईआर में और 3 ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। ये पूरा मामला कैसे लगता है? हे तुम्ही आता तुम्ही थोड्याच वेळापूर्वी जे पीडित मृतक आहे या कैलाश वाकडे त्यांची पत्नी रजनीताईचं तुम्ही ते बाईट ऐकलेली आहे की आप बीती म्हणजे काय घडलेलं आहे त्यांच्या परिवारासोबत। सविस्तर वृत्तांत असा आहे की ही जी घटना आहे ती 7 सप्टेंबरची आहे। अत्यंत किरकोळ वादावरणं त्या ठिकाणी आरोपी येतात आणि आरोपीला धमकावतात, आरोपीच्या परिवाराला धमकावतात आणि मृतकाच्या परिवाराला धमकावतात। एवढंच काय तिथे येऊन त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करतात, त्यांना धक्काबुक्की करतात। तुम्ही इथे बघू शकतात जे मृतक पीडित आहे त्यांची आई ही 70 वर्षाची म्हातारी आहे, त्यांची पत्नी आणि 2 लहान लहान मुलं आहे। म्हणजे परिवाराचा आधारच इथून गेलेला आहे। या परिवारांनी काय करावं आणि कुठे न्याय मागावं? 7 सप्टेंबरची घटना आहे, आज 16 सप्टेंबर आहे, तरीसुद्धा येथील पोलीस यंत्रणांनी ज्या पद्धतीने इथे गुन्हा नोंदवायला पाहिजे, म्हणजे जवळ ही 302ची केस आहे, खुनाचा गुन्हा या ठिकाणी नोंदवायला पाहिजे। ती मृतक पीडिताची जी पत्नी आहे ती वारंवार पोलीस स्टेशनमध्ये जात आहे की तिला सगळं माहिती आहे, मुख्य आरोपी कोण आहे, राजेंद्र जो राजगिरे आहे आणि प्रणय राजगिरे, सोबतच जो प्रज्वल हर्षद बावणे आहे, हे मुख्य आरोपीचे ती नावं सांगत आहे। तरीसुद्धा एवढं तिने स्वतः बघितलेलं आहे मारताना। ते जो कैलास वाकडे आहे त्याच्या शरीरावरती त्या जखमा देखील आहे, तरीसुद्धा पोलीस यंत्रणा आहे ती पूर्णपणे इथे अभय देणारी आहे आरोपीला, हे याच्यामधनं सिद्ध होते। अशा तर महाराष्ट्रामध्ये अनेक अशा ॲट्रोसिटीच्या घटना रोजच घडत आहे, परंतु इथे ढळढळीत एव्हिडन्सेस असताना देखील पंचनामा देखील उशिरा देण्यात येतो आणि त्या पंचनाम्यामध्ये देखील आम्हाला असं वाटतं, म्हणजे समता सैनिक दल फॅक्ट फाइंडिंग हे पहिल्या दिवसापासूनच जे पीडित परिवार आहे त्यांच्या पाठीशी स्ट्रॉंगपणे उभं आहे आणि गेले 10 दिवसापासून आमचे सैनिक आहे या ठिकाणी फॅक्ट फाइंडिंग करत आहे। आणि असं आमच्या निदर्शनास आलं की जो पंचनामा झालेला आहे तो देखील मॅनेज झालेला आहे आणि आरोपीला अभय देण्याचं फार मोठं जे षडयंत्र आहे, म्हणजे त्यांना बेल मिळावी ह्या पद्धतीने ही केस मॅनेज करण्यात येत आहे। त्याच वाक्याच्या संदर्भात आतापर्यंत 4 दिवसानंतर एफआयआर लॉन्च झाली आणि जे मृतक आहे त्यांच्या परिवारांचा आरोप आहे की पोलीस प्रशासन मुख्य आरोपीला अटक करत नाही आहे, त्यांच्या पाठीशी उभे आहे। आपल्याला काय म्हणणं आहे? असं काही नाही आहे। जे फॅक्ट आलेले आहेत तपासामध्ये आणि जशी रिपोर्ट दिलेली आहे तसा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे आणि मी इथं PI आहे। इन्व्हेस्टिगेशन हे वरिष्ठ पातळीवरून SDPO साहेब करत आहेत। त्या तपासाबद्दल मी काही जास्त बोलू शकत नाही, एवढंच मी सांगू शकेन। पण
जे काही झालेलं आहे तसा सत्य परिस्थितीचा उलगडा करून न्याय 100% मिळेल याची मी तुम्हाला खात्री देतो. दुसऱ्यांदा आली, पहिल्यांदा वापस गेली. नाही आणि तुम्ही फोन केल्यानंतर दुसऱ्यांदा आली, त्यावेळेस रिपोर्ट लिहिली, त्याची 5 फोटो पण लावली, पण माझ्याकडे काही पुरावा दिला काहीच नाही दिला. नाही दिला, काहीच नाही दिलं. तुम्ही दिले केव्हा माहित आहे सांगा. तुम्ही आम्हाला नाही सांगितलं. 7 तारखेला झाले तेही दिले, 8 तारखेला झाले नाही काय केलं नाही. ज्यावेळेस इथे रिपोर्ट न्यायला आली त्यावेळेस तुमच्या आमच्याकडे हाय कागद आहे काय आपल्याला आणले नाही, त्यावेळेस दिले तुम्ही ना, त्यावेळेस दिलीच नाही तुम्ही सर. 24 घंटे रिपोर्ट करणार आहे. हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उषाताई बौद्ध भी है, जो नागपुर से यहाँ इस केस के लिए न्याय मिले इसलिए आई है. क्या कहेंगे इस तरह का जो अन्याय हो रहा है और दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है, बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है. सामान्य नागरिक भी अगर यहाँ खड़ा होता है और सबसे मिलता है तो ये पता चलता है कि ये कितना गंभीर मामला है. पुलिस इसको गंभीरता से नहीं ले रही है. देखिए, हमें पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि जब आप पुलिस भर्ती में आते हो या कोई इंस्पेक्टर बनता है, कोई पीआई बनता है, तो पुलिस का जो मेन वाक्य है, ब्रीद वाक्य है, सदरक्षणाय खल निगरणाय. तो हमें तो इस मौदा पुलिस स्टेशन में आके ऐसा लगता है कि इसको उल्टा किया गया है. खल रक्षणाय और सद निगरानाय, यानी अच्छे लोगों के ऊपर निगरानी रखते हैं और जो गुनहगार होते हैं उन्हें सुरक्षा देते हैं. जैसे कि मृतक जो है हमारा भाई वाकोड़े, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बताते हैं, अगर हम किसी को पूछते हैं तो बता यहाँ के पुलिस के प्रशासन के लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं और नदी में कूद के, अगर नदी में कूदता है तो उनका जो शव होता है, शव निकालते हैं तो वो पूरा फूला हुआ रहता है. उनकी बीबी, उनकी मम्मी, उनके भाभी, उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो शव फूली हुई नहीं थी, उनके नाक से खून बह रहा था और उनके शरीर पे जो निशान है वो निशान बता रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं तो उनकी हत्या हुई है, उन्हें मारा गया है और मारने के बाद में नदी में फेंका गया है. ये सभी एविडेंस रहते हुए पुलिस प्रशासन क्यों सोया है? पुलिस के लोग किस लिए पैसा लेते हैं? उन्हें जो पगार मिलता है, उनके परिवार जिससे उनके अपने परिवार का पेट वो भरते हैं, तो वो इसलिए भरते हैं कि कोई भी गुनहगार है वो छूटना नहीं चाहिए. लेकिन हराम की कमाई से अगर अपने परिवार को इन लोग पालेंगे तो एक दिन इनका भी हश्र ऐसे ही होगा. हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं और हम पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आप आइए, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो बताइए. अगर आप सामना नहीं कर पाओगे, समाज का, जनता का सामना नहीं कर पाओगे, इन मृतक परिवार के लोगों का सामना नहीं कर पाओगे, इस सच्ची मीडिया का सामना नहीं कर पाओगे, तो कल आप गिरफ्त में आ सकते हो. पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा. जिस तरीके से ये जो हालात हो रहे हैं और आम्बेडकरी समाज ये जो है हमेशा समता की बात करता है और समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि का जन्म ही इसके लिए हुआ है कि जहाँ पर भी ऐसे हमारे भाई और बंधुओं पर या समाज पर इस तरीके का अगर अत्याचार होता होगा तो समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि कदापि चुप नहीं रहेगा. मैं यहाँ पर मौदा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, इस माध्यम से भी विनती भी करना चाहता हूँ कि आम्बेडकरी समाज का अंत ना देखे. मैं ये कहता हूँ इस माध्यम से कि पुलिस प्रशासन का काम ये जो है शोषित और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करने का होता है, पर बड़े खेद के साथ में कहना पड़ता है कि यहाँ पर जिस स्थिति में यहाँ एक भी पुलिस वाला जो है, पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ पर सामना नहीं करना चाहता है. उनकी आंखों में दिखता है, हमारे कुछ सैनिक जो है उनसे बात कर रहे थे तो उनकी आंखें झुकी हुई थी. इससे साफ पता चलता है कि पानी जो है कहाँ ये हो रहा है, कहाँ जा रहा है. तो मैं ये पुनः समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि जो मृतक के जो परिवारों को पूरी तरीके से मदद करे, समता सैनिक दल उनके साथ में है और हमेशा साथ में रहेगा. और यहाँ पर जितने भी जो आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, अगर प्यारपूर्वक या आदरपूर्वक अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग जो है न्यायिक
और रास्ते की लड़ाई करना खूब जानते हैं। ये जो सारे सिम्टम्स है कि पैरों के नीचे जख्म है, नाक से खून बह रहा है, सर पर जख्म है, इसका सीधा मतलब है कि जो मृतक है उसे पहले मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसकी हत्या भी की गई और हत्या करने के बाद उसे नदी में फेंका गया। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि उसे मारा नहीं गया। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है, पंचनामा आया है जिसमें भी कुछ खास बातें जो है वो साफ नहीं हो रही है। इससे ये साफ नज़र आता है कि पुलिस प्रशासन घटना को छिपा रहा है, आरोपियों को बचा रहा है और आरोपियों के पीछे खड़ा है। इस तरह से अगर पुलिस प्रशासन आरोपियों के पीछे खड़ा रहेगा तो इस महाराष्ट्र में न्याय कैसे मिल पाएगा। यह है ग्राउंड रिपोर्ट कैलाश वाकड़े एट्रोसिटी की केस की, जहां आवाज इंडिया टीवी, समता सैनिक दल, इनकी टीमें पहुंची। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो नींद से जागा या जागने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं इस केस का क्या होता है, क्योंकि अमूमन जो एट्रोसिटी की केस होती है, इस तरह की हत्या की केस होती है, वो दबाव के कारण, पॉलिटिकल दबाव के कारण पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लेता और आरोपी जो है कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं।